हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका टारगेट सेमेस्टर के यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ मैं हूँ अंकिता और आपकी फ़िज़िक्स की मेंटर हूँ और यहाँ पे आपको फ़िज़िक्स पढ़ाऊँगी। तो जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर था उसी को हम लोग स्टार्ट करने वाले थे, जैसा कि हमने सिलेबस डिस्कस कर रखा था। और हमने ये भी बोला था कि अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो टारगेट सेमेस्टर के ऐप पे जाइए और वहाँ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर क्लिक करिए और इस सारथी बैच से जुड़िए, जहाँ पे आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के ये सारे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे, प्रोवाइड कराए जाएंगे। सबके अलग अलग मेंटर हैं और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा, नोट्स वोट्स क्लास नोट्स जितने भी है सब प्रोवाइड कराए जाएंगे और आपके डाउट्स भी देखे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो जितना भी आपका बैच लिया जाएगा वो सारे आपके सिलेबस से जुड़े हुए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, या फिर यूं कहें कि आपका वो सिर्फ उतना टॉपिक्स है जितना क्या करना है आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, कोई फालतू नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जो हमारी दूसरे यूनिवर्सिटी से या ऐसे है, तो आपको इससे जुड़े रहने में ही फ़ायदा है। ठीक है, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ये बैच देखते रहिए। तो हम जैसे बताए थे कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस था उसमें फिजिक्स को दो भाग में बांटा गया था, पार्ट ए और पार्ट बी में। ठीक है, तो पार्ट ए में हमारा क्या था, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो उसी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट में जो हमारा यूनिट 1 था वो क्या था, वेक्टर अलजेब्रा। क्या था, वेक्टर अलजेब्रा। नाम से ही काफी है, वेक्टर मतलब क्या, डायरेक्शन के बारे में ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेक्टर अलजेब्रा के बारे में आपने जाना होगा। यहाँ पे अब यहाँ देखते हैं पहला टॉपिक है, तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हम चलते हैं। तो वेक्टर अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, जिसको क्या किया गया है, दो पार्ट में बांटा गया है। और वो दो पार्ट क्या क्या है, स्केलर और क्या है हमारा वेक्टर। ठीक है, इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना। इसको क्या किया, मान लो ये क्या है हमारा फिजिकल क्वांटिटी है, अरे जिसको हिंदी में हम कहते हैं भौतिक राशि। ठीक है, भौतिकी राशि या भौतिक राशि, क्लियर है यहाँ पे। तो इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक राशि। लो, ठीक है, तो इसको क्या किया गया है, दो पार्ट में बांटा गया है, किसमें, एक स्केलर और एक क्या है हमारा वेक्टर। ठीक है, ये हो गया हमारा स्केलर, जिसको हम क्या कहते हैं, अदिश। क्या कहते हैं, अदिश। स्केलर क्वांटिटी कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं अदिश राशि। क्या होता है ये, अदिश राशि। और ये क्या होता है हमारा, सदिश राशि। ठीक है, सदिश का मतलब क्या हुआ, दिशा के साथ। क्या हो गया, दिशा के साथ। तो अगर हम यहाँ से देखें तो स्केलर वेक्टर क्या होता है, दोनों। ठीक है, स्केलर में मतलब क्या हुआ, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण। क्या हो गया, परिमाण, यानी सिर्फ उसमें वजन की बात कर रहा है। कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसमें क्या हो, सिर्फ वजन का बात किया जाए, वो क्या होता है हमारा, स्केलर होता है। और जब हम बात करते हैं क्या, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसके डायरेक्शन की, तो वो हमारा क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर, यानी लिख सकते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude, which has only magnitude. ओके, और ये क्या होता है, दोज फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude as well as direction। क्या होता है, डायरेक्शन, दोनों ही क्या होते हैं, ये मौजूद होते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछ दूं कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल बता दीजिए हमसे, तो स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या हो गया, हम कह सकते हैं डिस्टेंस। क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा क्या है, क्वांटिटी, ओनली क्वांटिटी। मैं ऐसे बात करूं कि मैंने कितना किया, 5 किलोमीटर तय किया, ये क्या है हमारा डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होता है हमारा, स्केलर क्वांटिटी होगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। अभी हम जानेंगे कि क्यों ये वेक्टर होता है और क्यों हमारा ये स्केलर होता है। छोटा सा बस एग्जाम्पल की तरफ से जल्दी जल्दी समझेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पढ़ेंगे। बस समझने के लिए हम बताएंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्यों है और डिस्टेंस हमारा स्केलर क्यों है। ठीक है, इज इट क्लियर।
ओके, आगे बढ़ते हैं। आप अभी यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो, अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यही ना, द शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यही होता है डिस्प्लेसमेंट, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? विस्थापन। क्या कहते हैं? विस्थापन। ठीक है, हिंदी वाले बच्चों के लिए भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये दोनों ही लैंग्वेज में आपको उपलब्ध मिलेगा, और यहाँ पे हम आपको बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, अगर जहाँ भी आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश हो रहा है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, या कोई डाउट हो तो। अभी यहाँ पे देखो, डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट। ओके, मतलब दो बिंदुओं के बीच में सबसे छोटा जो डिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है? हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि हमको ये पॉइंट ए है और यहाँ से हमको जाना है पॉइंट बी पे, ये हमारा हो गया 5 किलोमीटर। क्लियर? ये कितना हो गया हमारा? 5 किलोमीटर। और पॉइंट बी से हमको पॉइंट सी पे जाना है, ये हो गया हमारा 3 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है? एक हो गया एग्जाम्पल। अब मैंने बोल दिया कि 5 ए और बी के बीच में क्या कर रहे हैं? 5 किलोमीटर, और फिर ये क्या कर रहे हैं हम? यहां से यहां सी पॉइंट पे आ रहे हैं 3 किलोमीटर वापस। ठीक है, यानी एक बार इधर चले, एक बार इधर चले, तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना? इनिशियल फाइनल में 5 - 3 = 2 किलोमीटर। और ये कितना हो गया? 5 - 3 = ये कितना हो जाएगा हमारा? फाइनल है ना, 5 और 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 और 8। तो ये हमारा हो जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, सॉरी 0 प्लस, इसको इरेज करो, कितना हो गया? 5 - 0 = कितना हो गया हमारा? ये हो गया 5 8 - 0 यानी 8 किलोमीटर, सॉरी 8 किलोमीटर। क्लियर? तो ये चीजें हमारी क्या हो गई? हमारा पूरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। अभी मैंने बोल दिया कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है और ये पॉइंट है। ए पॉइंट से 5 किलोमीटर इधर गए बी पॉइंट पे, और बी से कहाँ गए? सी पॉइंट पे हम गए 3 किलोमीटर इधर। अगर इसका डिस्प्लेसमेंट निकाले तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ये होगा ना। और डिस्टेंस की बात करें तो क्या करेंगे? ये पूरा ऐड करेंगे। समझ में आया? यानी सिर्फ क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारी दिशा भी मायने रखती है, यानी हम डायरेक्शन को साथ लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम इधर चल रहे हैं फिर इधर जा रहे हैं, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया? ये वाला हो गया। यानी ये क्या हो रहा है? हमारा डायरेक्शन की वजह से हो रहा है, इसलिए ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, और डिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है? स्केलर क्वांटिटी। यहाँ तक क्लियर है? ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है। ठीक है, आपको ज्यादा वो नहीं है, बी ए डेमो क्लास। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका? अब हमारा अगला जो टॉपिक है वो हमारा आता है कि हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये आपके सिलेबस में है, आप यहाँ लिख सकते हो, हेडिंग डाल सकते हो क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। ओके, ये हमारा क्या है? स्केलर, और ये हमारा क्या है? वेक्टर। क्लियर? अभी बताओ, स्केलर में पहला प्रॉपर्टी उसका क्या हो गया? मैग्नीट्यूड, ओनली हैज मैग्नीट्यूड। ओके, एंड मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ, दोनों के साथ चलेगा। यहां तक क्लियर है? ओके, दूसरा चीज देखो, ये क्या करता है? ये वेक्टर लॉ को क्या करता है? फॉलो नहीं करता है। ठीक है, और वेक्टर जो होता है हमारा क्या होता है? ये ओबेज द लॉ ऑफ वेक्टर। ठीक है, ओबेज द लॉ ऑफ वेक्टर। ओके, डजंट ओबे, ये क्या करता है? बिल्कुल पालन नहीं करता है। ठीक है,
इन दोनों में अंतर समझ में आया? ठीक है, ये है क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ओके, ये तो दोनों हमारे पॉइंट हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, आपका आता है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जिसमें आता है ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ेंगे हम। तो यहाँ पे हम चलते हैं, पहला हमारा क्या था, ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या हो गया? ठीक है, इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, कि ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक, कैसे होता है। मान लो कोई क्या दे दिया, पॉइंट ए और क्या दे दिया, पॉइंट बी। ठीक है, ये मान लो क्या हुआ, इधर गए पॉइंट ए और ये क्या हो गया हमारा बी। ठीक है, तो जब ये ए वेक्टर और ये हमारा क्या हो जाएगा, बी वेक्टर। अच्छा, ये पता है ना कि डिनोशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को कैसे नोटिफाइड करते हैं, इंडिकेशन क्या होता है। एक लाइन होती है डायरेक्टेड लाइन, डायरेक्टेड लाइन क्या कहते हैं इसको, ऐसे जैसे ए वेक्टर बी वेक्टर, ये क्या है, ये डायरेक्शन बता रहा है, ये क्या बता रहा है, हमारा डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, इसको पढ़ने के बाद एक चीज बीच में डाल लेते हैं। ठीक है, उसको पढ़ लेंगे, वो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, पहले हम इसको देख लेते हैं। अभी समझो, अब अगर हमको क्या करना हो, यहाँ से निकालना है हमको वेक्टर सम का मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही हुआ ना। तो अगर हमको इस शेप का निकालना है, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के तहत निकालना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाली जो लाइन जाएगी ये होगी हमारी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जो कि मान लेते हैं किसके बराबर है, सी वेक्टर के बराबर, यानी ये हमारा क्या आ जाएगा, सी वेक्टर। क्लियर है यहाँ पे? तो अब हम यहाँ पे इसको क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं कि सी वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओके, यहाँ पे क्या हो गया, ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो गया हमारा पे, यहाँ पे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर। ठीक है, जब हम वेक्टर सम करते हैं, वेक्टर एडिशन करते हैं और ट्राइंगुलर लॉ लगाते हैं तब यहाँ पे। ठीक है, और जब हम यहाँ पे पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो वहां पे कैसे होता है वो भी देखेंगे। तो पैरेललोग्राम का सबको आपको फिगर याद होगा, ये चीज होता है पैरेललोग्राम, मेरे ख्याल से यही होता है। ठीक है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे वेक्टर सम होता है वो भी देखेंगे। ये क्या हो गया, इज द रिजल्टेंट ऑफ ट्रायंगल एबीसी, सॉरी रिजल्टेंट सम ऑफ द सम ऑफ द ट्रायंगुलर एबीसी। ये हो गया हमारा क्या, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यहां तक क्लियर है? दूसरा हमारा पॉइंट क्या आता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पे चलते हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ जब वेक्टर एडिशन हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या आता है, देखो अब फिगर देखो, मान लो कोई पॉइंट ए है और ये ऐसे गया एरो, ठीक है, और ये क्या हो गया पॉइंट बी। तो जब इसका हम समेशन निकालते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ये कहाँ से जाता है हमारा, बीच से। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, सी वेक्टर हो गया, और ये किसके बराबर होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, और जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये हमारा क्या बनता है, हमारा पैरेललोग्राम। क्या बन गया, ये पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा रिजल्टेंट हो गया, ये वाला बीच वाला मिलेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जिसको हम क्या कहेंगे, रिजल्टेंट ऑफ द पैरेललोग्राम। क्या हो गया, रिजल्टेंट सम ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये हमारा पैरेललोग्राम में हो गया, ये ऐसे निकलेगा, बीच में होगा। और जब हम ट्राइंगुलर शेप की बात करेंगे तो वो ऐसे जैसे पाइथागोरस थ्योरम में लगता है ना, वैसे हाइपोटेनस करके क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आता है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये दोनों चीजें हमने पढ़ लिया है। ठीक है, पैरेललोग्राम का तो सबको पता ही होगा,
की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये दोनों चीजें पढ़ लिया। अब जो हम चीज बोल रहे थे उसको हम पढ़ लेते हैं। जैसे हम बोल रहे थे कि डिनोशन क्या होता है, डिनोशन ऑफ वेक्टर, डिनोशन ऑफ वेक्टर क्या हो गया, डायरेक्टेड लाइन। क्या होता है ये, डायरेक्टेड लाइन। अब डायरेक्टेड लाइन का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कि हमारा क्या हो गया कि अगर हम बोल दें कि कोई वेक्टर क्वांटिटी बताओ तो तुरंत आप क्या बताओगे, डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। क्या होता है, ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया, अब डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस की बात कर रहा है। इसको हम कैसे करेंगे, ये हो गया एक्स वेक्टर। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, वी वेक्टर। क्या कहेंगे, वी वेक्टर। ये होता है ना, हम इसको क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, डी एक्स बाई डी टी का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये होता है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये हो गया हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, अब आते हैं हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, ये हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन को हम किससे करेंगे, ए वेक्टर। क्या करेंगे, ए वेक्टर, डी एक्स बाई डी टी। सब पे वेक्टर लगाते जाएंगे, आप ये ध्यान रखेंगे, यहाँ वेक्टर लगाते जाएंगे। ये क्या होता है, हमारा डिनोशन होता है। और ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशियल हो गया। ये क्या हो गया हमारा, डिफरेंशियल। जब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करते हैं तो उसी में एक आता है हमारा यूनिट वेक्टर। क्या आता है हमारा, यूनिट वेक्टर। क्या आता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर की बात करते हैं तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर हमारा कि वो वेक्टर जिसकी जो मतलब, ऐसे लिखो, द वेक्टर हु हैज, या फिर विच हैज, यहां करो, यूनिटी मैग्नीट्यूड। क्या हो जाएगा, ओके, ये क्या हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर कहलाएगा। ये क्या होगा, यूनिट वेक्टर का, जिसको कैप से डिनोट करते हैं। मान लो क्या हो गया, ए कैप, बी कैप, या फिर कह सकते हैं एन कैप, कुछ भी। ठीक है, कैप का मतलब क्या हो गया, यूनिट वेक्टर। क्या होता है, यूनिट वेक्टर, जो 1 के बराबर होता है, इसको कहते हैं हम यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं, ये यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं, कैप से डिनोट करते हैं। और कैप का जब हम फॉर्मूला निकालते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, आप यहाँ पे देखो, मान लो हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर ए कैप। तो हम जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या होता है, जब हम उसको डिटर्मिनेंट के अंदर रख देते हैं तो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द ए वेक्टर, यानी किसी वेक्टर क्वांटिटी का पूरा मैग्नीट्यूड। ये नीचे हो गया और ऊपर क्या हो गया, उसकी वेक्टर क्वांटिटी, और इधर क्या हो गया हमारा यूनिट वेक्टर ए कैप। क्लियर, तो यहाँ ऐसे हम हमारा फॉर्मूला से निकल जाता है। ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर। दूसरा आता है हमारा नल वेक्टर। नल का मतलब क्या हो गया, या फिर हम उसको क्या कह सकते हैं दूसरे लैंग्वेज में, बताओ तो जरा, जीरो वेक्टर। क्या कह सकते हैं, जीरो वेक्टर। क्लियर, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर दोनों एक ही है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, नल वेक्टर, और आप यहाँ पे हेडिंग डालो, whose magnitude is 0। ठीक है, सिंपल, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन याद रखो। ठीक है, ये क्या होता है हमारा नल वेक्टर, और ये क्या होता है, जीरो वेक्टर। ठीक है, जिस वेक्टर की वैल्यू 0 आ जाए वो क्या होता है हमारा नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। ठीक है, इसको भी आगे हम पढ़ेंगे जब हम इसको कैसे लगाते हैं। ठीक है, या फिर कैसे एडिशन उडिशन यूज करते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखो, जब वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो समझो कि सिर्फ एडिशन ही होता है, सब्ट्रैक्शन में भी एडिशन होता है। क्या होता है, सब्ट्रैक्शन में भी एडिशन होता है। क्लियर है ना, तो इसमें कोई ध्यान दे ज़्यादा वो सोचने वाली बात नहीं है कि अब माइनस होगा तो कैसे होगा। ठीक है, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ है तो उसको क्या करेंगे, माइनस के साथ प्लस कर देंगे, -3
प्लस, ठीक है, 5 प्लस माइनस 3 ऐसे। तो इसमें समझो क्या होता है, सिर्फ प्लस होता है, माइनस वाला के साथ भी हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ठीक है। अब इसमें एक टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन। क्या आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेक्टर, या फिर हम कह सकते हैं इन्वर्जन ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस में है और ये पूरा एक टॉपिक है कि रिफ्लेक्शन कैसे होता है और इन्वर्जन कैसे होता है। तो आप कोई चीज समझो कि रिफ्लेक्शन और इन्वर्जन का मतलब है कि कोई मान लो फिगर दिया हुआ है, ठीक है, कोई फिगर दिया है, कोई डायग्राम बनाया है या कोई चीज लिखा हुआ है, हमने क्या किया, या तो उसको कॉपी किया या फिर हमने क्या किया, स्वैप किया। क्या किया, स्वैप किया, ठीक है। तो स्वैप करने से वो क्या हुआ, वैसा ही फिगर दूसरी तरफ बन गया। क्लियर, वैसा ही फिगर क्या हो गया, दूसरी तरफ भी बन गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन। क्या होता है हमारा, रिफ्लेक्शन। ओके, ये हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन। इसका सिलेबस की बात करते हैं पहले। ये था हमारा पैरेललोग्राम। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन की, ठीक है। ये तो हमारा यूनिट वेक्टर है, ये दूसरा टॉपिक है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर दूसरा टॉपिक है, ठीक है। तो पहले हम रिफ्लेक्शन की बात कर लेते हैं। ये हमारा हो गया। अब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है हमारा, रिफ्लेक्शन ऑफ वेक्टर्स। मान लो कि हम कोई चीज ऐसे हेडिंग डालते हैं, पहला हेडिंग, आप नोट करते जाना, कॉपी और पेन लेके बैठो, क्योंकि जब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है तो ये सारा नोट करते जाओ, ठीक है। रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। तो हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि हाँ, ये हमको पता है कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कैसे होता है ना। तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया माइनस एक्स, ये हो गया हमारा वाई, और ये क्या हो गया, माइनस वाई, ठीक है। क्लियर, ये हमारा हो गया 0, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्या हुआ, -1 -2 -3 -4, और ये हो गया -5। ये क्या हुआ, -1 -2 -3, ये -4 -5। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब मान लेते हैं कि कोई फिगर एक्स एक्सिस के अलोंग दिया हुआ है, ठीक है। अभी मान लो कि ये हमारा हो गया पॉइंट ए, यहाँ पे है पॉइंट ए। थोड़ा सा हम लोग कलर चेंज करते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ठीक है। ये क्या है, 5, ए पॉइंट कितने पे है, 3,5, ठीक है। ये हो गया 3 और ये हो गया हमारा 5, ठीक है। अब मान लो बी पॉइंट, मान लो यहाँ है बी पॉइंट, ये कितना है हमारा 1,3, ठीक है। और हमारा मान लो कि सी पॉइंट कहाँ है, 1,3,1, ठीक है। इतना क्लियर। तो जब ये हम फिगर बनाते हैं तो ये फिगर कैसे बनेगा, ये ऐसे ऐसे और ऐसे बनेगा। अब मैंने बोल दिया कि इसका रिफ्लेक्शन निकालिए, इसका रिफ्लेक्शन बताइए अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो जब हमारा रिफ्लेक्शन ऐसे पूछे कि अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, तो जितने एक्स एक्सिस वाले हैं ना उनको क्या करेंगे, कांस्टेंट रख देंगे। समझ में आ गया, एक्स एक्सिस वाले को चेंज ही नहीं करेंगे। जब हम इसको पलटते हैं तो ये बताओ, ये पहला पॉइंट मान लो ये तो सी पॉइंट हो गया हमारा, और ये क्या हो गया बी। एक मिनट, इसको सही कर देते हैं, समझ में नहीं आएगा। ये हो गया हमारा सी पॉइंट, कितने पे है, 3,1, यानी एक्स एक्सिस पे 3 और वाई पे 1, ठीक है। तो जब हम इसको पलट रहे हैं तो क्या हो रहा है,
ए पॉइंट कहाँ आएगा, हमको एक्स एक्सिस वाले को चेंज नहीं करना है, 3 - 5 यहाँ आएगा ए, 3 - 5, ठीक है। बी कहाँ आएगा, 1,3, 1 क्या है हमारा एक्स एक्सिस, चेंज नहीं करना है, ये 1 और ये 3 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बी, 1, कितना हो जाएगा -3, ठीक है। और सी वाला कितना हो जाएगा, देखो तो सी वाला दिया है हमारा 3,1, 3 कहाँ है एक्स एक्सिस, ये हो गया सी और ये हो गया हमारा 1 यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया सी, ये कितना हो गया 3,1, तो ये कितना हो गया -1, क्या हो गया -1। अब जब हम इस फिगर को जोड़ते हैं, आपस में ऐड करेंगे, तो ये ट्रायंगुलर कैसे फॉर्म होगा, ऐसे देखो। तो ये क्या बन गया, इसका रिफ्लेक्शन बन गया, ये क्या बन गया, रिफ्लेक्शन। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो कि एक्स एक्सिस के अलोंग जितनी भी पॉइंट हैं, 3, ये क्या हो गया 3, 3 और ये क्या हो गया 1, ये सारे क्या है, ये चेंज नहीं हो रहे, वो पॉजिटिव ही है। हम इसी एक्स एक्सिस को लेके चल रहे हैं, समझ में आ गया। बाकी जितने पॉइंट है वो क्या हो गया, वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो गए, माइनस में आ गए। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्शन अलोंग हमारा एक्स एक्सिस, ऐसे समझेंगे, समझ में आ रहा है। रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस क्या हो गया, ये चीज हो गया। क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर है ना। जब हम रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस की बात करते हैं तो हमारा सेम चीज उसमें भी होता है, देखते हैं अभी क्या होता है। देखो रिफ्लेक्शन अलोंग, ठीक है। यानी अब इसमें क्या करेंगे, मान लो ऐसे है, ठीक है। हमारा ये एक्स एक्सिस हो गया, ये क्या हो गया -x, ये क्या हो गया हमारा y और ये -y, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या हो गया -1, -2, -3, -4 और ये हो गया -5, ठीक है। मान लो ये क्या हो गया -1, -2, -3, -4 और -5, ठीक है। ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये चीज हो गया। अब अगर हम यहाँ से फिगर समझे तो मान लो यहाँ पे कोई दे दिया पॉइंट, अब पॉइंट यहाँ पे क्या दे दिया कि ए पॉइंट दे दिया 4 और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस -3, क्या हो जाएगा -3, तो -3 और 4, ये ए हो गया, ठीक है। बी ले लेते हैं, बी हमारा दे दिया मान लो कि ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया -1, ठीक है। और सी मान लेते हैं, यहाँ पे दे दिया हमारा सी क्या हो गया -3 और 1, ठीक है। अब इसको क्या करो, कनेक्ट करो, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। अब जब हम इसका रिफ्लेक्शन निकालते हैं दूसरी तरफ, तो ये बताओ हमने क्या बोल दिया, रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, यानी क्या हो गया वाई एक्सिस क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट हो जाएगा जब इधर चेंज करेंगे, ठीक है। या फिर हम इधर करते हैं या फिर नीचे करते हैं या ऊपर करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हम क्या करेंगे बताओ तो, इसमें क्या करेंगे नो चेंज होगा, वाई एक्सिस में क्या हो जाएगा नो चेंज। मान लो इसको हम इधर पलट देंगे तो अभी ये क्या हो जाएगा बताओ, ए पॉइंट -3 और 4 है, 4 यानी ये हो गया ए और -3 क्या हो जाएगा +3, ये हो गया 3 और 4, क्लियर। बी क्या हो गया 3 और -1, 3 वाला चेंज नहीं होगा, तो हमारा बी किधर आ गया इधर मान लो, और ये हो जाएगा 1, पॉजिटिव 1 हो जाएगा क्योंकि हम दूसरी तरफ कर रहे हैं 3 और 1, ठीक है। सी वाला पॉइंट कहाँ है -3 और 1, ठीक है। यानी यहाँ होगा सी वाला पॉइंट -3 यानी +3 और सी हो गया हमारा 3 और 1। अब इसको कनेक्ट करो जरा, सारे पॉइंट्स आपस में कनेक्ट करो, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस, ये क्या हो गया हमारा रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। तो आप इसमें क्या देख रहे हो, सिमिलैरिटी क्या है कि जब हम रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस कर रहे हैं या रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस कर रहे हैं, तो दोनों में क्या हो रहा है, जब एक्स एक्सिस वाले में एक्स वाला कांस्टेंट रह रहा है, बाकी सब चेंज हो जा रहा है, वाई वाले में क्या हो जा रहा है माइनस में आ जा रहा है, अगर पॉजिटिव है तो, और माइनस में है तो क्या हो जा रहा है वो
पॉजिटिव हो जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव वाला क्या हो रहा है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव वाला क्या हो जा रहा है, नेगेटिव, ठीक है। जब हम रिफ्लेक्शन अलॉन्ग वाई एक्सिस कर रहे हैं तो वाई एक्सिस के जितने पॉइंट हैं वो क्या हो रहे हैं, चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है यहाँ पे, सिर्फ क्या हो रहा है, हमारे एक्स एक्सिस वाले अब चेंज हो रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमको वाई एक्सिस वाले पॉइंट को चेंज नहीं करना है। ये इसका नियम है। रिफ्लेक्शन का पहला नियम यही है कि जिस एक्सिस का वो पूछेगा उस एक्सिस को क्या करेंगे, हम कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अभी क्या बोलेगा, अगर मान लो ऐसे दे दिया कि रिफ्लेक्शन अलॉन्ग y इज इक्वल्स टू x, क्या बोल दिया, नेक्स्ट टॉपिक अगर आपका मतलब ऐसे मिल गया कि रिफ्लेक्शन अलॉन्ग y इज इक्वल्स टू x, ऐसा कुछ आप बता दीजिए, तो आप क्या करोगे, उसका फिगर कैसे बनेगा, कोई आइडिया है या फिर आपने कभी पढ़ा हो, ठीक है। तो पहले आप इसको देख लो, और मैं तो बोलूँगी कि जब भी पढ़ो आप पेन कॉपी साथ में लेके बैठो। जब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हो रहा है तो आप सारी चीज़ें बनाते चलो और नोट करते चलो, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है, पढ़ते रहो और नोट करते रहो पॉज कर करके, ठीक है। बाकी आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है रिफ्लेक्शन अलॉन्ग y इज इक्वल्स टू x, यानी दोनों क्या हो, बराबर हो, ठीक है। तब हमारा डायग्राम कैसे मिलेगा बताओ तो जरा। ये हो गया हमारा x माइनस एक्स, ये क्या हो गया y, और ये हो गया माइनस वाई, ठीक है। मान लो इस पे पॉइंट्स हैं 4 5 6 7, ठीक है। इस पे पॉइंट्स क्या हो जा रहा है, -1 -2 -3 -4, और ये हो गया -5। ये क्या हो गया 1 2 3 4, और ये हो गया 5। ये क्या हो गया -1 -2 -3 -4, और ये क्या हो गया -5, ठीक है। तो जब हम y इज इक्वल्स टू एक्स की बात करते हैं तब हमारा फिगर जो मिलता है वो एकदम ऐसे मिलेगा, ठीक है, जैसे हमारा रिजल्टेंट निकलता है, ठीक है। तो ये हमारा जो फिगर है ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्शन अलॉन्ग y इज इक्वल्स टू एक्स का है। क्या है, रिफ्लेक्शन अलॉन्ग y इज इक्वल्स टू एक्स, यानी जो पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, y और है, y पर है वो क्या है, x पे भी है, ठीक है। 5/5, क्लियर। 5/5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -5, और ये हो जाएगा -5, यानी दोनों ही क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, ठीक है। दोनों क्या हो गए, आपस में चेंज हो गए। तो ये हमारा होता है रिफ्लेक्शन अलॉन्ग y इज इक्वल्स टू एक्स का फिगर है। आप ध्यान से देखो, ये हमारा दूसरा ही टॉपिक है जब वेक्टर अलजेब्रा पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन एंड इन्वर्जन, ठीक है। तो इसमें जब हम पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी का रिफ्लेक्शन इन्वर्जन, तो उसका है, ठीक है। ओके, 2 डायमेंशनल आप समझते हैं, 2D क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस, ओके। और 3D का मतलब क्या होता है, 3 एक्सिस, जब हमारा 3 एक्सिस पे काम करता है, एक्स वाई और जेड एक्सिस, यही होता है ना। तो हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे काम करता है। ये तो हमारा हो गया रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में हम और भी चीजें जानेंगे, ठीक है, लेकिन आप पहले इतना समझो। अभी हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा। यूनिट वेक्टर क्या होता है हमारा, ए कैप या एन कैप, ठीक है, या बी कैप, यानी जिस पे भी हमारा कैप लग जाए वो क्या होता है, हमारे यूनिट वेक्टर का नोटेशन होता है। और वो नोटेशन किसके बराबर होता है, मान लो कि हमने ए कैप लिख दिया, तो ए कैप बराबर क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, यही होता है ना, मैग्नीट्यूड। क्लियर है यहाँ पे। तो ये चीज हमारा क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। जब हम कंपोनेंट ऑफ वेक्टर की बात करते हैं तो अगर हमको निकालना हो, इस फिगर को पहले बाद में देखते हैं, पहले हम क्या करते हैं, एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, मान लो कि ये क्या दिया है हमारा, ए और बी, ठीक है। ये क्या दे दिया हमारा, ए और बी। अब इसका क्या करना है हमको, पी क्यू पे कंपोनेंट बताना है। क्या बताना है, पी क्यू पे कंपोनेंट। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, देखो पी क्यू है हमारा, एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है, वो उसका नाम क्या है, पी क्यू। और हमको क्या करना है,
पॉइंट ए और बी जो हमारा ये लाइन दिख रहा है, इसके कंपोनेंट्स बताने हैं। क्या बताने हैं हमको? कंपोनेंट्स। कंपोनेंट का हिंदी क्या होता है? घटक। क्या होता है? हिंदी घटक होता है। ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। पी क्यू, ये क्या हो गया हमारा? ए, और ये हो गया हमारा बी। ठीक है, ए बी का हमको क्या करना है? कंपोनेंट बताना है। तो जब हमको कंपोनेंट बताने के लिए बोले तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करेंगे और यहाँ इस पॉइंट को नाम देंगे ए डैश और बी डैश। क्या हो जाएगा ये हमारा? ए डैश और बी डैश। अब यहाँ पे हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू निकालनी होगी। किसकी? ए डैश बी डैश की। ठीक है, हमको वैल्यू निकालनी है ए डैश बी डैश की। ठीक है, ये पॉइंट ऐड करो और इसको नाम दे दो सी। क्या नाम दे दो? सी। तो ये हमारा लाइन क्या हो गया? ए सी। आप फिगर से ही देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि ए सी जो है हमारी पैरेलल है किसकी? पी क्यू की। ए सी किसकी पैरेलल है? पी क्यू की। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए सी इज पैरेलल टू पी क्यू। ठीक है, क्लियर? अब एक चीज समझो कि जब हमको ए डैश बी डैश की वैल्यू निकालनी है तो जाहिर सी बात है हमको ए सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है थीटा। कितना बन रहा है? थीटा। और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 90 डिग्री। और ये हमारा कितना है? 90 डिग्री। यानी ये बेस हो गया और ये क्या हो गया हमारा? हाइपोटेनस। क्या हो गया हमारा? हाइपोटेनस। तो हम यहाँ से अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालें तो बताओ तो कितनी हो जाएगी? जरा यहाँ देखो, कॉस थीटा की वैल्यू जब निकालते हैं तो कितनी हो जाएगी? क्या होता है कॉस थीटा का? बताओ तो। बेस अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है ना? बेस अपॉन हाइपोटेनस। यानी ए सी अपॉन हाइपोटेनस कितना है? ए बी, आधार बटा कर्ण। हिंदी में बोले तो क्या आ जाएगा? आधार बटा कर्ण। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बताओ, अगर हम यहाँ से ए सी की वैल्यू निकालें तो ये कितनी हो जाएगी? ए सी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, ए सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा। क्लियर? अब इस फिगर से आपको समझ में आ रहा है कि ए सी क्या है? ए डैश बी डैश के बराबर है। ए सी इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश फ्रॉम फिगर। ठीक है, ये फिगर से हमको स्पष्ट है क्या कि ए सी किस के बराबर है? ए बी के बराबर है। क्लियर? यहां तक क्लियर है ना? सी पॉइंट नहीं दिख रहा है ना, तो इसको ऐसे करो। ये हो गया हमारा सी। ठीक है, ए सी हमारा क्या हो गया? ए डैश बी डैश के बराबर। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? ए बी कॉस थीटा। और ये हमारा क्या है? कंपोनेंट है। क्या है हमारा? कंपोनेंट है। ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। यानी ए डैश और बी डैश की वैल्यू कितनी आ गई? ए बी कॉस थीटा। और इसका कंपोनेंट कितना हो गया? ए बी कॉस थीटा। क्लियर? तो ये हमारा हो गया 2D फिगर था एक हमारा। ठीक है, उस 2D फिगर का हमने क्या किया कि कंपोनेंट निकाला। कैसे निकाला? पहले एक एक्सिस लिया, ठीक है, पी क्यू, और उसके अलोंग हमने क्या किया? इस लाइन को ड्रॉ किया और एक यहाँ से कंस्ट्रक्शन किया। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल थीटा बन रहा है और यहाँ आपको दिख रहा होगा ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पे आपको ये पता है कि ये जो चीज़ है ये वाली लाइन जो है ए सी लाइन पी क्यू के क्या है? पैरेलल है। तो हमारा ए सी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। ठीक है, ये चीज़ तो आपको दिख रहा होगा, सेम डिस्टेंस पे ही है। ठीक है, तो जब हम कॉस थीटा की वैल्यू निकाले हैं तो यहाँ कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है हमारा, यहाँ से क्या होता है आपको इतना पता है ना? जिस एंगल की बात करते हैं उस एंगल के सामने वाला जो साइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, यानी लंब कहते हैं। क्या कहते हैं? लंब।
ठीक है। तो अगर हम इस एंगल की बात करें तो इस सामने वाला क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? फिगर देख के कंफ्यूज नहीं कि ये वाला क्यों नहीं परपेंडिकुलर हो सकता है, समझ में आया? तो आपको जो एंगल पूछा है उस एंगल के सामने वाला ही हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और नीचे वाला बेस होगा और इधर वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो हमारा क्या होता है, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस हमारा क्या है, AC अपॉन, और ये हो गया हाइपोटेनस AB, और यहाँ से अगर AC की वैल्यू निकालो तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है, AB cos थीटा। ठीक है, AC इज इक्वल्स टू A डैश B डैश फ्रॉम फिगर। अगर हम देखें तो AC क्या है, A डैश B डैश के बराबर है, तो हमने क्या किया, AC की जगह A डैश B डैश को पुट कर दिया और ये हमारा निकल गया AB cos थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या है, 2D फिगर का कंपोनेंट है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है, समझ में आ गया होगा? ओके, ये फिगर भी आपको समझ में आया है? एक काम करते हैं हम, ठीक है, हम एक फिगर देते हैं और इसका रिफ्लेक्शन आप सोचिएगा क्या होगा। ठीक है, जब हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो वो कैसे निकलेगा। तो रिफ्लेक्शन अलोंग हमारा y इज इक्वल्स टू एक्स, ये वाला हो गया। ठीक है, और रिफ्लेक्शन अलोंग क्या हो गया, एक्स एक्सिस ये हो गया, और रिफ्लेक्शन अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, जब हम किसी स्क्वायर की बात करें, मान लो स्क्वायर दे दिया कोई, ये तो हमारा ट्राइंगुलर शेप है, अगर मान लो कोई स्क्वायर दे दिया या फिर हम ऐसे कहें कोई पैरेललोग्राम दे दिया, उस फिगर का जब रिफ्लेक्शन पूछेगा तो क्या आप उसको निकाल पाएंगे? मान लो कोई पॉइंट पे यहाँ पे दे देता, एक और पॉइंट दे देता यहाँ D पॉइंट पे 1 बाई 1 का, और फिर उसको मिला देता ऐसे करके 1 बाई 1 का। ठीक है, तो ये हमारा इस फिगर का फिर क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन। क्या आप बता सकते हैं? तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस जब फिगर का आएगा तो इधर नीचे जब आएगा तो एक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाता है रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अभी इसकी बात नहीं करेंगे, कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये चीज हो गया हमारा। तो ये तो हमारा ट्रायंगुलर शेप है, मान लो कोई ट्रायंगुलर शेप दे दिया, इसका रिफ्लेक्शन निकालने के लिए दे दिया। अगर मैंने आपको ये होमवर्क में दे दिया कि आप इसको करो, कि मान लो कोई ऐसे लाइन दिया है, ठीक है, ऐसे है। ठीक है, अब यहाँ से आपको लाइन दे दिया कि मान लो ये क्या है, 0 हो गया, और ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6। ये क्या हो गया हमारा, -1 -2 -3 -4, और ये हो गया -5। ये क्या हुआ, -1 -2 -3 -4 और -5, -1 -2 -3 -4, और ये हो गया -5। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम में ऐसे मान लो आ गया कि पॉइंट ए है, ये क्या है, -4 और 2 पे। ठीक है, पॉइंट बी दे दिया हमारा -2 और 1 पे, थोड़ा सा इधर कर लेंगे। ठीक है, ये चीज। ठीक है, अब मान लो पॉइंट सी दे दिया हमारा 3 -2, क्या हो जाएगा, 3 -2। ठीक है, उसके बाद अगर हमको मान लो कोई पॉइंट डी दे रहा है, कितना, 4 और -4। ठीक है, ये फिगर है हमारा, और मैंने बोल दिया है कि इसका रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस निकालना है। क्या करना है, रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस निकालना है। तो आप क्या करोगे, रिफ्लेक्शन अलोंग जब एक्स एक्सिस निकालना हो तो आप क्या करोगे बताओ। तो आप क्या करोगे, जब इसको टर्न करोगे तो इसमें जितने एक्स वाले कंपोनेंट है, जितना उसका एक्स वाला नोटेशन, उसको क्या करेंगे, हम वहीं पे रखेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। सिर्फ वाई एक्सिस पे क्या हो जाएगा, वो जाके चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा होता है रिफ्लेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस जब इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क में रहेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्रॉस वेक्टर
डॉट डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और भी सारी चीज़ें हैं इसमें, तो वो सारी पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे। उसके साथ साथ हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी लगाएंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसको जाके क्लिक करें और वहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बैच से जुड़े, जहाँ पे आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट के ये बैचेस कराए जाते हैं अलग अलग मेंटर के साथ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। धन्यवाद। और कैसा लगा आपको ये क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।